नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का बेसिक मतलब ये है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है, चार्ज कहीं भी वैनिश नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली लाइक द मास, मतलब अगर हम कभी दो बॉडी को इंटरेक्ट करते हैं, लेट से इस बॉडी पे चार्ज Q1 है और ये दूसरी बॉडी है, इस पे चार्ज Q2 है, तो इन दोनों का जो नेट चार्ज है वो कभी भी सम अप होकर के, जो अगर मान लो इन दो बॉडीज़ को हम मिक्स कर देते हैं तो चार्ज जो है कहीं वैनिश नहीं हो रहा है, वो चार्ज दोनों पर रहेगा। यानी जो Q नेट होगा वो Q1 प्लस Q2 के सम के बराबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली मास के थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास होता है कि हम दो बॉडीज़ को इंटरेक्ट करा करके उनका मास का सम कर देते हैं, सिमिलरली हम चार्जेस का भी सम कर देते हैं। मतलब अगर इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज कुछ है और इस पर नेगेटिव चार्ज है और हम नेट चार्ज जो हमारा है, मान लीजिए Q1 की जगह नेगेटिव Q1 होता और यहाँ पे ये नेगेटिव Q1 हो करके ये Q नेट अगर हमारा 0 हो जाता, तो ऐसा नहीं है कि उस जो फाइनल बॉडी हुई जो Q नेट आ रहा है, जो इन दोनों बॉडीज़ को मिलाने पे आ रहा है, उस पर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होगा। मतलब उस पर Q1 के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे, Q-Q1 के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे और उसका जो नेट सिस्टम का चार्ज है वो 0 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो अभी तक हमने देखा कि रिपल्सिव फोर्स है, जो हमने देखा कि अट्रैक्टिव फोर्स है, उसके मैग्नीट्यूड क्या होगी। मतलब अब तक हमने देखा कि दो चार्ज पार्टिकल को जब भी पास लाते हैं, दो चार्ज पार्टिकल जब भी इंटरेक्ट करते हैं, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स जनरेट होता है। इस बॉडी पर ये फोर्स इस साइड लग रहा है, इस बॉडी पर ये फोर्स इस साइड लग रहा है और इस तरह से वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड देखने के लिए हमने लिखा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी है, और हमने मान लिया कि इस बॉडी पर चार्ज Q1 है, इस बॉडी पर चार्ज Q2 है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये R है। तो कूलम ने इस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को लिखने के लिए एक लॉ दिया बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, यानी जो भी रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो हम किसी भी दो जो इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल रखते हैं, इनमें से किसी भी एक को बढ़ाते हैं तो वो बढ़ जाता है, एक को घटाते हैं तो वो घट जाता है। यानी ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो चार्ज बॉडीज़ हैं इसके आया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन बॉडीज़ आया। यानी अगर हम Q1 को डबल करते हैं तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डबल हो जाता था, सिमिलरली Q2 को डबल किया तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डबल हो जाता था, या अगर इन दोनों में से किसी को भी हाफ किया तो वो हाफ हो जाता था। तो उन्होंने लिखा कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q। अब हमारे पास जब भी इंटरेक्शन होगा तो दो पार्टिकल्स होंगे, एक पे Q1 चार्ज होगा हमारी बॉडी 1, हमारी बॉडी 2 जिस पे Q2 चार्ज होगा। तो उन्होंने लिखा इसको फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक और चीज़ के प्रोपोर्शनल आता है, जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। हमने इनको पॉइंट चार्जेस लिया, हमने इनको प्लेन में किसी दो पॉइंट्स पे रखा और हमने इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको R अगर डिफाइन की तो ये हमेशा 1/r² के प्रोपोर्शनल आ रहा है। यानी अगर हम इसके बीच की डिस्टेंस को डबल करेंगे तो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो 1/4 हो जाता है, और अगर हम इसको हाफ करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाता है। तो कूलम को दो इक्वेशंस मिल गए। उन्होंने देखा कि डिफरेंट फैक्टर्स को चेंज करके देखा तो ये दो इक्वेशंस मिल गई। तो उन्होंने लिख दिया कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज इक्वल टू, अब उनके पास क्या था कि दो इक्वेशंस थी, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो इस प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब हमारे पास ये मैग्नीट्यूड नहीं है फोर्स की, हमारे पास ये है कि फोर्स अगर इसको डबल करेंगे तो डबल हो जाएगा, यानी एक प्रोपोर्शनल चीज़ है। तो उन्होंने इसको इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इक्वल टू लिखा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K। ये क्या हुआ, इस K को हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जाना कि इस K की वैल्यू जो इन दो चार्जेस को जिस स्पेस में रखा गया है, जिस मीडियम में रखा गया है, उस मीडियम की मटेरियल प्रॉपर्टी है। और इस K की वैल्यू उन्होंने फिर डिफाइन की फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन जो है ये एक जो मीडियम की प्रॉपर्टी है, जिस मीडियम में ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं इस मीडियम की प्रॉपर्टी है। इसको
हिंदी में बोलते हैं परावैद्युतांक, कांस्टेंट ऑफ परमिएबिलिटी। और निर्वात में यानी हमने देखा कि जब भी हम यूजुअली चार्जेस की स्टडी करते हैं तो ये होती है कि वो दोनों वैक्यूम में रखे हुए हैं, निर्वात में रखे हुए हैं। तो निर्वात में इस चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करने पर 8.98 इंटू 10⁻⁹ आई, जिसको हमने सिंपली कैलकुलेशन के लिए ये एग्जैक्ट वैल्यू है और हमने इसको कैलकुलेशन में सिंप्लिसिटी के लिए लिख दिया 9 इंटू 10⁹ और एप्सिलॉन की वैल्यू निर्वात के लिए हमने डिफाइन कर दी कि ये एप्सिलॉन नॉट है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने लिख दी, ये क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब हम देखेंगे कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी यूनिट क्या है। तो इसकी यूनिट के लिए हमें कहीं भी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली देख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हम सिंपली सारी चीज़ों की डिमेंशन रख दें, सारी चीज़ों की हमें यूनिट्स पता है, हमें फोर्स की यूनिट पता है, हमें Q1 Q2 कूलम्स पता है और R की पता है, तो हम एप्सिलॉन नॉट की सीधे यूनिट निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं कि 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पाई की कोई पाई यूनिटलेस क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, हमने यहाँ पर लिख दिया सिंपली 8 ये आ रही कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हमें मिली, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिंपली के की अगर हमें कभी लिखनी हुई, के इज जस्ट अपोजिट टू द एप्सिलॉन नॉट, तो के की हमारी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हमें नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं। तो हमें ये तो मिल गया कि किसी भी दो पार्टिकल के बीच अगर हमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन निकालना हो तो हमने देख लिया कि हमें F E इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से बड़े आसानी से मिल जाती है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सदिश राशि में मैग्नीट्यूड के साथ साथ, अभी तक तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते आए हैं, पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो इसके लिए हम कूलम लॉ को वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एक ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर है। इस पे मान लेते हैं 0.5 मिली कूलम का चार्ज है और इसमें मान लेते हैं -3 मिली कूलम्स का चार्ज है। तो हम देखते हैं कि इसके बीच का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या होगा। एफ ई की वैल्यू हमने लिखी, के की वैल्यू हमें बताया 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू यहाँ से कूलम्स में 5 इंटू 10⁻³ इंटू, हाँ ज़रूरी बात यह है कि जब भी हम Q1 Q2 को यूज़ करते हैं तो हम विद साइन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि एफ ई जो है वो एफ ई लेस देन 0 का मतलब होता है कि वो अट्रैक्शन फोर्स है और एफ ई इज़ ग्रेटर देन 0 का मतलब था हमारा कि वो रिपल्सिव फोर्स था। तो हम हमेशा चार्जेस को विद साइन लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -3 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.1 इंटू 10⁻² मीटर्स में का स्क्वायर। ये हमें दे देगा कि फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है। अब हमें फोर्स की डायरेक्शन लिखनी है। तो फोर्स की डायरेक्शन हम सिंपली यहाँ पर तो देख सकते हैं कि ये जो होगा लाइन ऑफ एक्शन, जो लाइन ऑफ चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, यही उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन भी होगा। जो भी फोर्स होगा इस पे, इस बॉडी पे इस तरफ लग रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज पे इस तरफ लग रहा होगा। पर सिंपली अगर हम प्लेन में बात करें तो हम इसको वेक्टोरियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमने एक प्लेन एज्यूम किया, सिंपल 2 डायमेंशनल प्लेन। हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स रखे, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है। हमने इसका पोजीशन वेक्टर r1 लिखा, इसका पोजीशन वेक्टर r2 लिखा। और हमने r1 और r2 यानी r2 की पोजीशन को r1 के रिस्पेक्ट में लिखा। यानी जो भी फोर्स होगा वो r2 और r1 एक दूसरे पर लगाएंगे। तो हमने क्या लिखा, हमने 2 के पोजीशन वेक्टर को r1 के रिस्पेक्ट में लिखा।
ये हमने एक वेक्टर डिफाइन किया R21। अब R21 को हमने कैसे लिखा, वेक्टर अलजेब्रा में हम देख सकते हैं कि R21 वेक्टर जो होगा ये होगा कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और R21 वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देता है। तो यानी अगर हमें दो सिंपली ये चार्जेस, इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस लिखना होगा तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि ये R21 का मॉड होगा। तो R21 का मॉड हमें क्या दे रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, और R21 हमें वो डायरेक्शन दे रहा है जिस डायरेक्शन पे पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 पे फोर्स लगा रहा है। तो हम कूलम्स लॉ जो हमने यहाँ पे लिखा था कि F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² था, इसको फर्दर मॉडिफाई करेंगे और हम इसको अब लिखेंगे वेक्टोरियल फॉर्म में। तो वेक्टोरियल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं कि Fe = K Q1 Q2/R21 का मॉड और इस मॉड का स्क्वायर इनटू हमने डायरेक्शन के लिए हमने वहां पर R21 वेक्टर को लिखा। R21 वेक्टर की डायरेक्शन में F21 लग रहा होगा तो हम इस R21 को लिखा, पर अब हमने यहाँ पर इसके डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड से भी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। और हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो देखा क्या कि ये जो R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड है इसको हम क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर, दैट इज R21 कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R21। तो हमने इसको सिंप्लिसिटी के लिए लिख दिया K Q1 Q2 R21 कैप डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R21 स्क्वायर। तो इस तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो वेक्टर्स पे, किसी प्लेन में दो पोजीशन वेक्टर पर रखे हुए दो पॉइंट चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को विद डायमेंशन या फोर्स ऑफ रिपल्सन को विद डायमेंशन निकाल सकते हैं। हम इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से एक चार्ज पार्टिकल हमारे पास रखा हुआ है 0,4 पे, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है लेट्स से समवेयर हियर, सो इट्स 4,7। तो अब हम इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर होगा +4j, और इस पॉइंट 2 का पोजीशन वेक्टर होगा, ये पॉइंट 1 का पोजीशन वेक्टर हो गया, पॉइंट 2 का पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 4i + 7j कैप। और अगर मान लो यहाँ पे हम हमने जो पुराना एग्जाम्पल किया था उसे वहीं से ले लेते हैं, 5mc है, यहाँ पे -3mc है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन विल बी K 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 विद साइन अगर हम लेंगे तो दिस विल बी -15 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय, अब हमें R21 वेक्टर चाहिए, वो होगा R2 - R1, तो R2 - R1 की जो मैग्नीट्यूड होगी हम उसको पहले वेक्टर को ही लिख देते हैं R2 - R1, और ये वेक्टर हो जाएगा हमारा 4j कैप + 4i कैप। सॉरी 3j कैप + 4i कैप। तो यहाँ से अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे दिस विल बी 5 हो जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू 4i कैप + 3j कैप डिवाइडेड बाई 5। तो हम इस तरीके से हमने अपने फोर्स को वेक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया। तो हमने अब तक कर लिया कूलम लॉ इन वेक्टोरियल फॉर्म,
अब हम आगे देखेंगे कि कूलम लॉ से हमने देखा कि कूलम लॉ में किसी एक 2 पॉइंट चार्जेस के बीच एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है, हर बार इन दोनों के बीच कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो इस कैलकुलेशन से सिंप्लिसिटी से बचने के लिए, कैलकुलेशन बार बार ना करनी पड़े, हमने एक नई चीज़ डिफाइन की कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, इस चार्ज पार्टिकल के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर दिया। अब हम सिंप्लिसिटी क्या हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के बाद इस चार्ज पार्टिकल के फील्ड में किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाने से क्या फोर्स है, हम उसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।